अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ पास्ट पेपर से रेंडमली मैंने पिक किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो शॉर्ट बने, इसलिए एक्सप्लेनेशन कम दूंगा, जस्ट उनके आंसर्स के ऊपर फोकस करवाऊँगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट 5। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने ये काम करना है कि ये आपके पास a है, ये आपके पास b है। आपने जस्ट इसमें ये फार्मूला फॉलो करना है। इसमें a और b में a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वैल्यू पुट करनी है और माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इस फार्मूले के अंदर आपने a और b दोनों की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, देखें यहाँ पे आपके पास b नेगेटिव है, तो जो फार्मूला है उसमें भी माइनस आ रहा है और उस माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। और a ऑलरेडी पॉजिटिव है और यहाँ पे गिवन जो a हमारे पास है ये भी पॉजिटिव है, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसलिए यहाँ पे ये दो जो हैं जिनके साथ नेगेटिव वाली बात आ रही है, हम इनको इग्नोर करते हैं, हम फर्स्ट के ऊपर फोकस करते हैं। अब अगर फर्स्ट को आप सॉल्व करते हैं, मैं सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा इसलिए मैंने फार्मूला बता दिया है। आप इसका फार्मूला जो है ना पुट करके वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास आंसर स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 और स्क्वायर रूट 5 ओवर 7 आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगी और ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट बनेगा। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, if A and B are non-empty sets then any subset of A cross B is called। स्टूडेंट ये डेफिनेशन से एक बात दी हुई है कि अगर किसी भी जो है ना नॉन एम्प्टी सेट्स के अंदर किसी भी जो है ना A क्रॉस B को रिलेशन हम लेते हैं तो जो उसका सबसेट लेंगे वो क्या बनेगा। तो एक बात याद रखेंगे, जब दो नॉन एम्प्टी सेट्स में A क्रॉस B फाइंड किया जाता है और उसमें से कोई भी वैल्यू अगर निकाली जाए तो वो रिलेशन की टर्म में आती है, क्योंकि ये बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे उसने सिर्फ रिलेशन मेंशन किया है, बाज़ औक़ात साथ बाइनरी भी लिखा हुआ आ सकता है, कि मतलब इस तरह बाइनरी रिलेशन भी आपके पास लिखा हुआ आ सकता है। तो आपने इस चीज़ को नोट करना है कि बाइनरी रिलेशन अगर आता है तो आपने किस तरह उसको सॉल्व करना है, या सिर्फ रिलेशन आ जाए तो आपने उसको किस तरह सॉल्व करना है। उसके बाद थोड़ा सा फास्टली बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो कमेंट में प्लीज़ पूछ लीजिएगा। अ नॉन एम्प्टी सेट ऑन विच बाइनरी ऑपरेशन इज़ डिफाइंड, अ नॉन एम्प्टी सेट इन विच बाइनरी ऑपरेशन इज़ डिफाइंड, ऐसा सेट जिसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन कर रहा हो, मतलब ये वाला ऑपरेशन उसके ऊपर डिफ़ाइन हो रहा हो, तो वो जो आपके पास फॉर्म बनती है उसको हम ग्रुपाइड कहते हैं। ये ग्रुपाइड की डेफिनेशन को क्लियर कर रहा है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा हुआ है कि फॉर एनी टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस, एक बात याद रखें कि सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और जब स्क्वायर मैट्रिसेस है तो फिर ये वाली जो कंडीशन हमारे पास आ रही है कि ए बी होल इन्वर्स, तो ये याद रखें कि ए बी होल इन्वर्स से मुराद जब भी मैट्रिसेस को हम लिखते हैं तो उसमें जब हमारे पास ए बी होल इन्वर्स को हम लिख रहे होते हैं तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स पहले आएगा और पहले नंबर वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स बाद में आएगा। मतलब बी इन्वर्स ए इन्वर्स हमारे पास फॉर्म बनेगी, जो हमारे पास डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी और समझ भी आएगी। अगर नहीं समझ आई, किसी क्वेश्चन में मसला हुआ, कोई चीज़ ऐसी हुई कि जो जल्दी में बता दी लेकिन आपको क्लियर नहीं हुई, तो प्लीज़ कमेंट में उसको पूछ लीजिएगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये क्वेश्चन एक आपके सामने शो हो रहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो स्टूडेंट इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तरीका ये है कि हम इस रो को लेते हैं और इस रो के मुताबिक इसको एक्सपेंड कर लेंगे। अब इस रो को अगर आप लेते हैं तो 6 इंटू ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट एंट्री जब आप लिखेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट एंट्री जो रो मैंने सर्कल की हुई है उसको आप ड्रॉप कर दें और एंट्री जिस कॉलम में आएगी, जो कॉलम वाली एंट्री आप लेंगे उस कॉलम को भी ड्रॉप कर देना है। तो आपके पास बच जाएगा 4 5 3 4 अगर आप इस पूरे कॉलम को और इस पूरी रो को ड्रॉप कर देंगे। फिर सेकंड एंट्री हमेशा नेगेटिव में आती है तो माइनस लिखेंगे 7 इंटू, अब सेकंड कॉलम में आ रही है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ड्रॉप कर देंगे तो 3 5 2 4 आ जाएगा। और उसके बाद आपके पास थर्ड एंट्री आ जाएगी 8। थर्ड एंट्री हमेशा पॉजिटिव होती है, साइन का लिहाज रखना है ताकि इजीली उसको कवर अप किया जा सके। तो थर्ड कॉलम छोड़ दें और फर्स्ट रो तो 3 4 2 3। अब इसको एक्सपेंड कर लें तो 6 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 माइनस 15 माइनस 7 इंटू 12 माइनस 10 प्लस 8 इंटू 6 माइनस 8। अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, 9 माइनस 8, ये आपके पास इसका सोल्यूशन बनेगा। तो 6 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1। अगर इन सब को सॉल्व करें तो 6 माइनस 14 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास इसका सोल्यूशन आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका आंसर 0 आ रहा है। तो इस तरीके से ये बताया जो है मैंने, डिटर्मिनेंट लेने का तरीका आपने याद रखना है। अगर जस्ट आपसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी जाती है और क्वेश्चन कोई और दे दिया जाता है तो आपने इस तरीके से, इस मेथड से उसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है इफ़ ओमेगा इज़ अ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन दिस वन इज़। आपने इन सब को ये काम करना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कन्वर्ट करना है। अब देखेंगे 28 को अगर मैं लिखता हूँ ओमेगा क्यूब होल पावर 9 तो 27 बनेगा और 7 ओमेगा लिखा जाएगा तब जाके 28 बनेगा। ओमेगा क्यूब को अगर 29 को लिखता हूँ तो होल पावर 9 ही आएगा लेकिन ओमेगा स्क्वायर 7 आ जाएगा। और 30 को अगर मैं लिखता हूँ तो ओमेगा क्यूब होल पावर 10 आ जाएगा। थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना ताकि क्लियर हो सके। ये ओमेगा क्यूब 1 है तो 1 की पावर 9 डॉट ओमेगा प्लस 1 होल पावर 9 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 10। अगर इन सब को आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा जो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं जो 0 के बराबर होता है। तो आपके पास आंसर इसका सी बन जाएगा। बार बार बता रहा हूँ, थोड़ा सा फासली काम करवा रहा हूँ ताकि क्लियर हो सके, जल्दी जल्दी हमारा ये काम कुछ ना कुछ इसके ऑब्जेक्टिव आपके सामने आ सके। तो अगर समझ नहीं आई तो पूछ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर क्या बनेगी, मतलब वो आपके पास इरेशनल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे या रेशनल होंगे। तो स्टूडेंट ये आपने 4.7 से पहले एक जो है ना ये सारी डिटेल इसके रिलेटेड, नेचर ऑफ रूट्स के रिलेटेड लिखी हुई है, आपने उसको रीड आउट कर लेना है। और फाइंड करने के लिए आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब अगर इसमें मैं थोड़ा सा डायरेक्टली पिक करूँगा तो इसमें b आपके पास p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है, 4 इंटू ए की जगह p है और c की जगह माइनस क्यू है। यहाँ पे इसके साथ माइनस b आता है, उनका होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, ए माइनस बी होल स्क्वायर तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4pq। अगर इसको मैं मज़ीद सॉल्व करूँ तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq जो आपके पास p प्लस क्यू होल स्क्वायर बन जाएगा जो ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है। जब आपके पास रूट्स ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएं तो उस वक्त आपने ये याद रखनी है बात, मैंने जो अभी आपको 4.7 से पहले पेज बताया है उसमें आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं
कि अगर रूट्स आपके पास जो है ना ग्रेटर देन ज़ीरो और परफेक्ट स्क्वायर आ जाएं, दो वैल्यू आती हैं ग्रेटर देन ज़ीरो और परफेक्ट स्क्वायर और ग्रेटर देन ज़ीरो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो और परफेक्ट स्क्वायर हैं तो रूट्स आपके पास रेशनल होंगे और अगर जो है ना नहीं आते तो वो इरेशनल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इसके डी वाला आंसर एक्यूरेट बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस के सारी पेज की 8 वाला क्वेश्चन मूव करता हूँ। अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 स्क्वायर रूट 5 एंड 5 स्क्वायर रूट 5 इज़। ये क्वेश्चन 6 यूनिट में से आया हुआ है। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए आपने ये फार्मूला लिखना है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। जब दो वैल्यू आपको दी हुई हूँ तो आपने ये काम करना है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 स्क्वायर रूट 5 ए की जगह आ जाएगा और प्लस 5 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। आप इनको ऐड करेंगे तो 8 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 और 8 कैंसिल हो जाएंगे तो 4 स्क्वायर रूट 5 आंसर आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से आप चूज़ कर लें जो 4 स्क्वायर रूट 5 वाला आंसर है। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को देखना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई इशू नज़र आ रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो पूछ लेना। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है द 11th टर्म ऑफ 1 प्लस आयोटा टू 4 ओवर 1 प्लस आयोटा। तो इसकी 11th टर्म में डायरेक्टली आपको इसका आंसर बता देता हूँ और फार्मूला बता देता हूँ कि किस तरह आपने सॉल्व करना है। मैं इसको आगे नहीं करूँगा। आपने ये फार्मूला लगाना है an इज़ इक्वल टू a1 r रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की क्वेश्चन है, आप इसको चेक कर सकते हैं। आप पहले r फाइंड करें। r फाइंड करने के लिए आपने ये टर्म डिवाइडेड बाई ये टर्म करनी है, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। अब 1 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो आप इसको रेशनलाइज कर लेंगे। उसके बाद 11th टर्म है तो n आपके पास 11 आ जाएगा और a1 में 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो आप ये वैल्यूज़ पुट करके इसको सिंप्लीफाई करें। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज 6.6 का, तो वो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर मल्टीपल्स ऑफ 5 दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट व्हेन नो डिजिट इज़ रिपीटेड। कि 5 के मल्टीपल्स हमने फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे 5 जो है इसको फिक्स कर दें तो बाकी नंबर आपके पास बचेंगे 4। तो आपने जो परमिटेशन का फार्मूला है NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r होल फैक्टोरियल, इसके मुताबिक आपने सॉल्व करना है। अगर आप ये फार्मूला पूरा लगा के सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल 5 नंबर्स थे, एक फ़िक्स कर दिया वो बीच में से निकल जाएगा। तो यहाँ पे 4 माइनस 4 आ जाएगा, क्योंकि r और n की वैल्यूज़ बराबर रहेंगी। तो 4 फैक्टोरियल 24 होता है और नीचे 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पिक आउट कर लेंगे 24। थोड़ा सा फास्ट और शॉर्टली करवा रहा हूँ। A die is rolled, the probability that the top on the die is greater than 4। मतलब जो probability, अगर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके स्टेटमेंट लिखी है, काफ़ी लंबी थी, तो जो probability जब डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास टोटल जो ऑप्शंस बनते हैं वो 1 2 3 4 5 6 होते हैं। मतलब इन 6 नंबर्स में से हमारे पास कोई वैल्यू आती है। तो उसने कहा है कि ग्रेटर देन 4, तो 4 से बड़ी दो वैल्यू 5 और 6 ही हैं। मतलब इवेंट के जो नंबर हैं वो हमारे पास 2 आ रहे हैं। इवेंट के जो n ऑफ e आपके पास बन रहा है वो 2 आ रहा है, और n ऑफ s जो टोटल सबसेट है उसके 6 आ रहा है। तो अगर प्रोबेबिलिटी का आप फार्मूला यूज़ करते हैं तो वो है p ऑफ e इक्वल टू n ऑफ e ओवर n ऑफ s। तो आप इसमें वैल्यू रख के पुट करके तो इसको आप अगर डिवाइड करते हैं तो n ऑफ s मतलब 2 डिवाइडेड बाय 6, तो 1/3 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। b इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत क्लियर होती जा रही होंगी। ऑप्शंस इनके साथ साथ नोट करें ताकि आपको जो है ना बाद में रिवाइज़ करने में हेल्प मिल सके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है इफ़ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर देन n प्लस n स्क्वायर प्लस n इज़ डिविजिबल बाय।
तो आपने जब डिविजिबिलिटी देखनी होती है तो उसमें आप ये चीज़ करते हैं कि देखें एन स्क्वायर प्लस एन आपको दिया हुआ है, तो अगर आप इसमें 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 पे डिवाइड हो जाता है। अगर हम 2 इसमें पुट करते हैं तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। 6 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं इसमें 3 करता हूँ तो 3 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू ये 9 प्लस 3 12 आ जाएगा। ये भी 2 पे डिवाइड हो जाता है। तो मतलब ये कि 2 के हम जितने भी मल्टीपल्स ले रहे हैं 1 को डिवाइड करते जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 आप इस नंबर में पुट करते जाएं एन स्क्वायर प्लस एन में। तो अगर वो नंबर्स जो आ रहे हैं वो किसी एक इनमें से नंबर पर डिवाइड होते जा रहे हैं तो वो आपके पास इसका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ए एंड एक्स इन ईच टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ ए प्लस एक्स होल पावर एन। स्टूडेंट ये हमारे पास बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है उसमें कुछ रूल्स हैं, उसमें से ये बात दी गई है। तो आपने ये याद रखनी है कि जब भी इन टर्म्स का सम पूछा जाए, इन दो टर्म्स का सम पूछा जाए तो वो हमेशा इंडेक्स के बराबर होता है, जो उसकी टोटल पावर होती है उसके बराबर होता है। तो टोटल पावर इसकी n है, इसका मतलब है इसका एक्यूरेट आंसर n आ जाएगा। उसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2x होल पावर माइनस 1। ये जो क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है कि 1 प्लस 2x 1 माइनस 2x जो भी है, चाहे वो प्लस में है चाहे माइनस में है, हमने विदाउट साइन ये वाली टर्म लेनी है। हमें कोई मैटर नहीं करता कि यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, हमने ये टर्म लेनी है और इसको हमने इस तरीके से सॉल्व करना है कि 2x का मॉड लेना है जो लेस देन 1। हमेशा आपने इस टर्म को यहाँ से पिक करना है और लेस देन 1 लेना है। जो कांस्टेंट टर्म हो गई उसको मॉड से पहले ले आएँ और लेस देन 1। आप देखें ये साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो उस साइड पे जाके डिवाइड होगी तो मॉड ऑफ x इज़ लेस देन 1/2 आ जाएगा। जो आपके पास इसका आंसर बनेगा वो आपके पास 1/2 बन जाएगा। तो मतलब ये कि ये इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि साइन स्क्वायर π/4 डिवाइडेड बाय, ये जो लाइन लगी हुई है इससे मुराद डिवीजन है साइन स्क्वायर π/3। अगर साइन की π/4 की वैल्यू साइन π/4 से मुराद 45 है, वो वैल्यू लेते हैं तो वो 1/√2 आ जाती है उसका स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय साइन π/3। π/3 आपके पास 60 डिग्री आता है और 60 डिग्री की अगर हम वैल्यू लेते हैं तो ये आपके पास 1/2 का स्क्वायर आ जाएगी। तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। अगर आप इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/1। तो ये कटा के तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर π/3 आ जाता है √3/2। तो यहाँ पर 3/4 आ जाएगा, ये आपके पास बनेगा 2/3। 1 मिनट आई विल चेक। ये स्टूडेंट इसका 2/3 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 15 MCQs मैंने आपके सामने सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको फ़ायदा ज़रूर देंगी। आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके सामने सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। आपने कोशिश करनी है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको बुक में जहाँ जहाँ से मिलते हैं आप उनको प्रिपेयर करें ताकि आपका ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। कोई भी अगर किसी को कोई इशू है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।